का स्वागत है। समाज को क्या चाहिए और खास करके समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो मार्जिन पे है, जो कमजोर हैं, उन्हें क्या चाहिए? क्योंकि अगर कोई मजबूत सबल आदमी को केंद्र में रख करके कोई भी नीति, कोई भी योजना बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर तबके को मिले। शहर के जो विकास का जो संदर्भ है, शहर में जो लोगों के अधिकार का जो मामला है, उसमें परिवहन का एक सवाल बाकी सवालों से जुड़ता है क्या? अगर ये जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है और इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे? यह जो वर्कशॉप है यह सिर्फ एक पक्षीय नहीं है कि मैं कहूँ और आप सुने, आप कहें मैं सुनूं, बल्कि एक साझे विचार मंथन का है। आज जब हम कार्यशाला की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे बीच प्रोफेसर दिनेश मोहन, जो दिल्ली IIT के प्राध्यापक हैं और बहुत ही लंबे समय से ऐसे सवालों पे और खास करके जो प्रोफेशनल तबका है उनके बीच में बार बार ऐसे सवालों को उठाते हैं कि जो भी चीज़ें बाउंड्री के अंदर कार्यों में और मंत्रालयों में बनाया जाता है उसमें लोगों का कहाँ स्थान है। बिना लोगों को साथ लिए हुए हम कैसे ऐसी योजनाओं को बना सकते हैं और उसको आगे ले सकते हैं। इसलिए आज एक कार्यशाला का जो शुभारंभ है उनके वक्तव्य से होगा। सबसे पहले तो मैं जो आपके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं शहर में उसके बारे में बात करूंगा। हम सब लोग कहते हैं कि हम सब जब दुनिया में आते हैं तो रोते हुए आते हैं, पर कुछ लोग ऐसे, उनका सौभाग्य है कि हंसते हुए जाते हैं और हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब लोग हंसते हुए जाएं। पर इस सौभाग्य में जो सबसे बड़ी अड़चन है वो आजकल है रोड एक्सीडेंट, कि हंसते हुए जाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि जो खासकर जो लोग 15 साल और 50 साल की उम्र के बीच में हैं, अगर वो अस्पताल जाने का उनको कोई कारण हो तो सबसे पहला नंबर होगा रोड एक्सीडेंट। तो जब 70% लोग ये खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में काम पे जाना सबसे डेंजरस चीज है और हमारे घर वाले वेट कर, अगर देर हो जाए शाम को घर पहुंचने में, तो घर वालों को सबसे पहले यही उनको ख्याल आता है कि एक्सीडेंट नहीं हो गया। तो जो हम लोग परिवहन की बात करते हैं, हम इस ग्रुप में तो 3 चीज़ों की बात करते हैं: पैदल चलने वाले लोग, बाइसिकल पे जो लोग चलते हैं और जो बस से लोग चलते हैं, और आजकल दिल्ली में मेट्रो। इन चारों वर्गों में सब कुछ पैदल चलना पड़ता है। शहरी परिवहन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जितना कहें कि बस में चलो, उसके बारे में फिल्म बनाएं, पर लोग बस में क्यों चले? क्योंकि बस स्टैंड पहुंचने में दिक्कत होती है। तो जैसे ही लोगों के पास पैसे होते हैं या पैसे खर्च कर सकते हैं, वो बस इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, साइकिल चलाना छोड़ देते हैं। दूसरा, फिर किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार को कम करा जाए, इसके ऊपर शोर मचना चाहिए। और ये सब स्पीड ब्रेकर जो हैं इलीगल है, क्योंकि सरकार ने नियम बना हुआ है कि स्टेट हाईवे पे और नेशनल हाईवे पे स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकते। ट्रांसपोर्ट भी कोई मेरे लिए समस्या है क्या? क्योंकि मैं जिन सवालों पे काम करता हूँ उसमें इसका कोई खास अभी स्थान नहीं है, शायद आगे होगा। तो सबनेट ने इसकी शुरुआत की है और ये वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इस प्रक्रिया को आगे भी चलाया जाए। ये एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, 15 मिनट का समय होगा। उस 15 मिनट में आपको जितने लोगों से आपको मिलना है, अपने बारे में बताना है। अच्छा, ये बेसिकली ये है कि आप में से कौन है जो अपने जो दोस्तों से अभी आप मिले हैं उनकी कोई कुछ खास चीज़ है जो आपको सुनने में बड़ा मजा आया, याद रखा आपने? 2 पत्नी है और उसमें से एक बच्चा है और एक जो है घर पे काम करती है और एक जो है बाहर में मतलब फील्ड वर्क में काम करती है। अच्छा। ये हमारे इसमें से एक ऐसे दोस्त भी हैं। ये गांधी जी जब उनकी हत्या हुई तो उनके मुंह से हेरा में निकला
हे कृष्ण क्यों नहीं निकला? ये एक सवाल मुझे दोबारा पूछे गांधी जी से। अच्छा, और ये नहीं, हमने ये पूछा था कि अगर महात्मा गांधी आपको फिर से मिल जाए तो आप क्या सवाल कर सकते हैं उनसे। अच्छा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था। अच्छा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा लगा। स्कूल से भागकर घर चले गए और मम्मी पापा से पता ही नहीं चला कि हम लोग मतलब क्लास में भी नहीं गए, बस स्टॉप तक गए, वहाँ से वापस आए घर में और दिन भर बिताया। और मम्मी पापा थे वो अपने जॉब पे गए हुए थे और किसी को पता ही नहीं चला कि वो स्कूल में नहीं गए। और तो ये उनके लिए बहुत था कि क्लास 2 में एक स्कूल बंक किया। और बच्चों के साथ काम करना पसंद है और मिठाई बहुत पसंद है और रात को 2 पैक। ये जो एक्टिविटी किया है उसका उद्देश्य क्या होगा, आप में से कोई बताना चाहेगा? बंधे बंधाए नहीं रहना जी, सीधी बंदे सत्य। जैसे सर ने बोला बंदे बंधाए नहीं। कहीं ना कहीं हम अपनी इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में और रोजमर्रा के काम में अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों को कहीं भूल से गए थे। हम इस भाग दौड़ में सब लोग था कि आप मेरा सुने, आप मेरा सुने, या मैं अपनी बात बताऊं, तो हम अपने आप को या किसी और को कितना पेशेंटली, कितना हम समय दे पा रहे हैं और कितना समय दूसरे का ले रहे हैं। हम लोग उस जने को क्या हम उतना मौका दे रहे हैं बात सुनने का और बोलने का। तो हम BRT के बारे में थोड़ा सा जानने की और कोशिश करेंगे। तो मैं रुचि को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आके थोड़ा सा हमें बताए कि BRT है क्या। गाड़ियाँ करीब 80% पूरी जगह उनको जाती हैं, जबकि लोग 80% लोग चल रहे हैं, साइकिल कर रहे हैं, बस में हैं। तो इसीलिए हमारी सड़कें ऐसे दिखती हैं कि गाड़ियां हैं और बाकी सब अपना जगह निकाल लें। BRT ने क्या किया? BRT ने बताया कि सबको अपना हक मिलना चाहिए और एक सड़क का डिज़ाइन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहाँ पे एक फुटपाथ हो, साइकिल वालों के लिए एक जगह हो, बीच में उनको डिवाइड किया गया है ताकि साइकिल और मोटर गाड़ी एक तरह से भिड़े ना, गाड़ियाँ अपनी जगह रहें क्योंकि गाड़ियों की तादाद बढ़ती रहेगी और उनको वायरस की तरह, इन्फेक्शन की तरह। और बसेस फिर ट्रैफिक में नहीं आ रही हैं तो वो टाइम से पहुंच रही हैं, जल्दी पहुंच रही हैं, परिवहन यातायात योजना दिलचस्प हो जाती है। उसकी हालत ऐसे थी, बस स्टॉप कॉर्नर में लोग बसेस रोक के रखी हैं, सबको बस में चढ़ना है, बस वालों को दूसरे लोगों को लेना है तो वो ओवरटेक कर रहे हैं, गाड़ियां कहीं पे लोगों को पता नहीं, इतना असुरक्षित। और ये है जो आज है, एक फुटपाथ है कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर पे एक साइकिल ट्रैक है जिसमें साइकिल रिक्शा वाले सब जाते हैं, ऑटो रिक्शा वालों को अपनी जगह मिली है, सबको अपनी अपनी जगह मिली है। एक डेमोक्रेटिक सड़क है, गाड़ियों को जितना प्रतिशत आप हो दिल्ली में, आपको उसके हिसाब से आपकी जगह है। 2 लेन, आपको 10 लेन हम नहीं दे सकते, और बीच में है बसेस। तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि सब लोग जो कहते हैं कि BRT एक बस की योजना है, BRT एक बस की योजना नहीं है, BRT एक योजना है जिसमें हर पर्सन को अपना हक मिल रहा है सड़क पे। सब अच्छा देखा, 2008 की फोटोग्राफ्स देखी कि जब था हमारे पास चलने का रास्ता, देख लीजिए आज अभी क्या हाल है, ठीक है। साइकिल का रास्ता अब वो चलने वालों के लिए हो गया है, जिनको फास्टर जाना है उनके लिए हो गया है कि हमको हक देना है सब तरह के रोड के, सड़क के उपयोक्ताओं को, ठीक है। लेकिन हमारी जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है हमारे शहरों में। छोटे से शहर में आपने देखा होगा विज्ञापन आता है कि आप कॉल करेंगे तो आपके घर में टैक्सी आ जाएगा, आप कॉल करेंगे तो कैब आ जाएगा। इन्होंने एक ऐसी शुरुआत की है कि चाय के ढाबे में बैठ करके आप घर से कॉल करें चाय वाले को कि भाई एक रिक्शा भेज दो, तो रिक्शा आ जाता है। ऐसा जादू की तरह है जो इन्होंने कर दिखाया है। कौन सा शहर है? फजील का। और ये शायद अर्बनपुर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में देश का सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई एक साधन जो रोज़गार दे रहा है तो वो एक साइकिल रिक्शा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यातायात का साधन जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, कोई धुआं नहीं हो रहा, और एक रोज़गार का साधन भी साथ साथ बन रहा है हमारे जैसे इतने बड़े। और ये एक रिक्शा जो अभी तक सर्वे किए हैं कि रोज़ाना करीब 20 लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है।
तो आप देख सकते हैं कि कितने ट्रिप सिर्फ साइकिल रिक्शा पे ही इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और हर सिटी में या इस तरह हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वातावरण की बात की जाए तो एक रिक्शा करीब जितना 11 पेड़ जितनी ऑक्सीजन निकालेंगे या एग्जॉस्ट करेंगे, वो उतनी सिर्फ एक साइकिल रिक्शा बचा देता है। तो ये जो अगर आप छोटी सी पिक्चर देख रहे हैं कि आज देश में जो अनुपात है, कुछ बड़े शहरों की, दिल्ली में बात की जाए तो करीब जो लेटेस्ट सर्वे आया कि 100 लोगों के पीछे 93 लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, और आजकल सारे रिक्शा वालों के पास भी मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। कार अगर 100 के पीछे एक आदमी के पास है तो मोबाइल फ़ोन 93 लोगों के पास है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, और एक हमारे पास रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम मोबाइल फ़ोन या IT की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि सभी क्यों कारें लें, इससे अच्छा है क्यों ना इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को जोड़ दिया जाए। जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि रिक्शा वाले को सवारी नहीं मिल रही, वो खाली खड़ा रहता है, और लोग रिक्शा पे चढ़ना चाहते हैं पर वो कहते हैं कि हमें रिक्शा नहीं मिलता। तो दोनों के पास मोबाइल है, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। टैक्सी आ सकती है तो साइकिल रिक्शा क्यों नहीं आ सकता। तो तब मोबाइल फ़ोन इतने नहीं थे, तो हमने लैंडलाइन के WLL सेट खरीद के हर चाय वाले को एक फ़ोन दे दिया, और वो नंबर जिस जिस क्षेत्र में थे चाय वाला, घर घर जाके पैम्फलेट बांट के बता दिया कि आपके घर अगर आपने फ़ोन करना है, आपने रिक्शा मंगाना, तो ये आपका नंबर है, तो जिसको हमने कॉल सेंटर बोला। अब ये आया कि चाय वाला क्यों मोबाइल फ़ोन उठाए, चाय वाला रिक्शा आपके घर क्यों भेजे। कारण है कि ये सारे रिक्शा वाले उसी से चाय पीते हैं, और उसके जो चाय के ऑर्डर भी फ़ोन पे आने लगे, तो वो एक सेवा हमें देने लग गया। तो उस चाय वाले को हमने उस जगह पे परमानेंट कमेटी से बात करके जगह दिलवा दी कि जिसका उसको कोई किराया भाड़ा नहीं देना पड़ता, सिर्फ उसके बदले में उसको उस फ़ोन को अटेंड करना पड़ता है कि अगर कोई सवारी फ़ोन करती है तो आप वो फ़ोन उठाओ, और रिक्शा वाला जो लाइन में पहले नंबर पे खड़ा है उसको आपके घर में भेज देता है। मैक्सिमम वेटिंग टाइम जो फाजिलका में अभी तक आया 7 मिनट का है। आपके फ़ोन करने से 7 मिनट के अंदर रिक्शा आपके घर आ जाता है, और उसका रिजल्ट ये है कि अब हमारे सिटी में कार फ्री जोन है, और बढ़ते बढ़ते जो मैंने आपको पहली पिक्चर दिखाई कि वो पेड़ के नीचे जो बैठा हुआ था, इस तरह के प्रॉपर हर जगह पे स्टैंड बना दिए गए। ये हमारा 12th प्लान डॉक्यूमेंट जब बन रहा था तो उसमें ये लिख के कहा गया, आपका आर्ग्यूमेंट दिया गया, इसकी वजह से हमें रिक्शे को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए और किसी भी शहर में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो उसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट हुआ कि अरे ये तो लोगों का ईमानदारी का हक है, इसको आप कैसे बैन कर सकते हैं। जो मेट्रो हमने इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई है, क्योंकि 1 किलोमीटर मेट्रो को बनाने में कम से कम जो अंडरग्राउंड सेक्शन होता है 300 करोड़ रुपए लगते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर बनाने। तो जो पूरा जो हमारा जो व्यवस्था है कि प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग कैसे करी जाती है, शुरू करते हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप उसका ये होता है कि हम उसमें से पैदल चलने वालों को और साइकिल चलने वालों को और रिक्शे वालों को भी भूल जाते हैं। तो ये पूरी धारणा इसीलिए आती है क्योंकि जो इंजीनियर्स, जो हम लोग, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, वो इसी बात को लेकर चलते हैं। पूरी व्यवस्था ये है कि कार को जाम ना फेस करना पड़े, क्योंकि पैदल चलने वालों को कितनी मुश्किलें आ रही है, इसका सोल्यूशन जरूरी नहीं है। कार को जाम ना फेस करना पड़े, क्योंकि कार अगर रुकी हुई है तो बहुत सारा तेल खर्च हो रहा है, फिर बोलते हैं कि उससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और जब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो उससे लोग और कार खरीदेंगे तो उनको सहूलियत होती रहे। लोग हर तरह से, लोग पैदल चलते हैं, साइकिल चलती है, रिक्शा चलते हैं, लोग बस पे चल रहे हैं, तो फिर हम सड़क सिर्फ कार को ध्यान में रख के क्यों बनाते हैं। और अगर शहर सबका है, सबकी जरूरतों को हमें पूरा करना है। सो आई थिंक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिंबल है फुटपाथ। अगर एक शहर में फुटपाथ नहीं है, मेरे ख्याल से वो लोकतांत्रिक शहर नहीं है। तो सड़कों में मतलब जगह नहीं है, ये एक और मिसनोमर है, ये झूठ है एक्चुअली, क्योंकि जो हम लोग प्लानिंग या डिज़ाइन में काम करते हैं, हम लोगों को एक कोड फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम नई नई चीज़ें इन्वेंट नहीं कर सकते। तो इंजीनियर्स जो हैं पूरे कंट्री के, वो इंडियन रोड कांग्रेस या IRC का कोड फॉलो करते हैं। तो वो हमें आके कहते थे कि नहीं, IRC में तो 3.5 मीटर का वो है, लेन विड्थ है। तो एक दिन हमने सोचा चलो IRC को देख लेते हैं। हमने देखा IRC के हर एक रोड सेक्शन में
3 मीटर का साइकिल ट्रैक नहीं हुआ है, और ये 60 साल से है बना हुआ, लेकिन कोई इंजीनियर पूरे देश में क्यों नहीं फॉलो करता उसको? तो वो बना देंगे फुटपाथ ऐसे धूल जैसा पड़ा रहेगा, लेकिन वो कोड में है, तो ये कोड क्यों नहीं फॉलो होता है? ये तो आप आरटीआई कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि ये कोड है नेशनल, आप क्यों नहीं फॉलो करते? तो हमने ये कोड उनको खुद का बोल के दिखा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं है। हमें आगे क्या करना है स्थानीय स्तर पे, इसके बारे में लोग अपने अपने सुझाव दें। लेकिन जब हम सड़कों पर चलते हैं तो समानताएं कहीं नहीं दिखती है, वहाँ पर भी समानता की बात होनी चाहिए। धीरे धीरे देश हमारा विकास कर रहा है, लेकिन विकास जो है उसका जो दिशा होना चाहिए, कहीं न कहीं वो दिशा सही नहीं है। क्योंकि आज के दौर में जो यातायात है वो लोगों की सुविधा से ज़्यादा जो बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मदद करने का, उनको चलाने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र दिख रहा है। इसलिए हमको सड़क पे जो सबसे ज़्यादा जगह दिखती है वो कारों के लिए दिख रही है। सड़क में जो लोग बसों में जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, जो रिक्शे पे जा रहे हैं, जो साइकिल पे जा रहे हैं, उनकी कोई हैसियत सड़क पर नहीं मानी जा रही है और पूरा कानून, पुलिस व्यवस्था उसको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति आज पूरी की पूरी यातायात की एक राजनीति है जो आम लोगों के पक्ष की नहीं है। तो रास्ता जो है वो बहुत जाम होता है, लोगों को बहुत परेशानियां होती है, इसलिए इसको तो हम चाह रहे हैं कि इस कार्यशाला से कि अपने डिस्ट्रिक्ट हेड में जाकर और फिर उन जो टाउन छोटे से हैं उसमें जाकर अवेयरनेस का काम करके लोगों को ये बताया जाए ताकि सरकार जो है इस चीज़ को समझे और आवागमन की सुविधा को सही करने के लिए वो प्रयासरत। शहरों में जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें पैदल चलने वाले, साइकिल और रिक्शा पर चलने वालों के लिए स्थान नहीं दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी और जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसके लिए खास करके बसों के अलग से लाइन नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण ना तो पैदल चलने वाले सुरक्षित हैं, ना साइकिल और रिक्शा पर चलने वाले सुरक्षित हैं, और जो बसों में भी यात्रा करते हैं वो कारों के जाम में जिस तरीके से फंस करके चलते हैं, तो कामगारों को 2-3 घंटे का अतिरिक्त समय रोजाना अपना जाया करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सड़कों पर कारों की वजह से बसों को चलने के लिए सुरक्षित लाइन नहीं है। और उसके अलावा साइकिल पे सवार जो भी व्यक्ति होते हैं जो गाँवों से जाते हैं अपने लिए ये मजदूरी करने के लिए, तो उनके लिए जो परेशानियाँ होती हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें जो है सो कैसे कमी की जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे आकर के मिली। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ जो हमारा रिक्शा यूनियन है उनसे चर्चा करेंगे। कल जिस तरह से जो राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी की बात हुई है उनसे राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी की बात करेंगे और उनको इसका लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो परिवहन की स्थिति है ये कैसे हमारे सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, और राजनीतिक जो चरण है उसके बिना यह पूरा नहीं हो सकता। एक इस काम की जो समझ है उसमें बुद्धिजीवी लोगों के यहाँ खासकर इस तरह की चर्चा का माहौल रहता है। विश्वविद्यालय के अध्यापक, हाईकोर्ट के वकील, पत्रकार और सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता, इन लोगों के साथ एक सामूहिक हम लोग शेयरिंग करेंगे। तो इस वर्कशॉप से संबंधित मेरे लिए एक बड़ा ही बहुत अच्छा एक्सपोजर था इस वर्कशॉप, क्योंकि इसमें जो समस्याएं हमारी थी, पूरे देश की समस्याएं, वो उससे दो कोने से लोग आए और उन्होंने मिल करके आपस में अपने अनुभव को बांटा। तो उससे एक चीज़ तो बड़ी अच्छी सामने आई कि पूरे देश में कमोबेश शहरी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ज़्यादातर करीब 75-80% जो समस्याएं हैं वो एक जैसी हैं। छोटे शहरों में क्लियरिफिकेशन नहीं होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का ये किस रास्ते से निकलेंगे, वो किस रास्ते से निकलेंगे, हैवी व्हीकल किस रास्ते से निकलेंगे, ये सब कोई नहीं क्लियर। धैर्य दशान जो है वैसे जो जिधर मन वो वैसे निकल रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है वहाँ। अर्बन ट्रांसपोर्ट के बारे में जो हमने 3 दिन बातें करी, तमाम समस्याएं और तमाम चिंताएं और चुनौतियां, इन सब पर बातें करी। ये हम कई समय से करते आए हैं और ये लगातार ये बहस जारी है, पर होना वही है जो एक बगैर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर ये बदलाव लाना बड़ा नामुमकिन सा है। तो इकट्ठे हुए हम लोग अपनी अपनी जगहों से आके अपनी अपनी जगहों पर फिर वापस काम करें और एक समग्र रूप से सामाजिक संगठन है वो एक स्थानीय स्तर पर से दबाव बनाना चालू करें, और कोई भी नीति या कोई भी काम लगातार कई सालों के दबाव के बाद कुछ छोटा सा हासिल होता है। तो
हम ऐसी उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में कुछ परिदृश्य में बदलाव आएगा। Did not realize that there can be democracy in the street. So not only democracy but also sustainability and environmental friendly transport patterns. I did not realize it is an important issue, and I am sure we can initiate something in Odisha, in Bhubaneswar. यह जो साइकिल रिक्शा का बैंड है यह लोकतांत्रिक है और यह सब हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका यह हनन है, क्योंकि यह जो सरकार आई है जीत करके यह कहती है कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है हम उसके पक्ष में खड़े हैं। And certainly I came to know so many people, so many experts in this field. It should really strengthen our movements, our campaign to remove this ban on the NMT in Kolkata. It should really help us, and I'm sure all the network members will be with us, will be supporting us in different ways in fighting this ban in Kolkata. फिर भी मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम बनने वाली है। जहाँ तक मेरा अपना सवाल, मेरा एरिया पहाड़ी एरिया जहाँ पे कि अभी तक रोड भी बनने बाकी है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है ये आती हुई दिखती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हर जगह साइकिलों के लिए रोड नहीं है, उसके लिए भी जो पॉलिटिक्स के राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके साथ इस तरह के डिमांड है लेके जा सकते हैं। हम लोग इस तरह की बात करें, यही कर सकते हैं कि पहले तो रोड होना चाहिए, फिर रोड बनने के बाद ही ठीक है तो आगे संभव सकता है। हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था कम है, इस तरह से ज़्यादातर अधिकतर घटनाएं होती रहती हैं। और मैं अपने गांव दूसरे गांव में जाकर ये प्रचार करूँ किस तरह की अपनी सड़क निर्माण करें और अपनी जगह की, जिससे अपने सबको अपना अपना अधिकार मिल सके। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और जो मुझे यहाँ मिलती है जानकारी वो मैं जा करके अपने जो हमारे संगठन में जुड़ी हुई है महिला उनको बताऊंगी। ये सिर्फ विकास उन लोगों के लिए हुआ है जो अपने खर्चे चला सकते हैं, जो गरीब इंसान है वो कहाँ मेट्रो में बैठेगा, कहाँ इतनी कोई अपनी इनकम कर पाएगा। तो मैंने यहाँ से सीखी कि मैंने जो गरीब इंसान होते हैं उन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं, रियल लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं, वो कैसे कितनी अपने टाइम का मैनेजमेंट करती हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ सीखने को मिली, और मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगी कि सिर्फ विकास ही नहीं, हमें पुरानी चीज़ों को भी देखना चाहिए, गरीबों को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से विकास करेंगे। हम नहीं चाहते कि देश में इस तरह का जो ये आतंकवाद सड़क पे फैल रहा है इसको इसी तरह से चलाया जाए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सड़क पर चलने वाले, चाहे पैदल वाला है, साइकिल वाला है, रिक्शा वाला है, उनको सरकार प्राथमिकता दे, उनको जगह दे, और ताकि वो अपने जीवन में अपने आप को भी खुशहाल रख सके और देश को भी खुशहाल बना सके। और अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं का जो हम लोग का ग्रुप है वो लोग को एकजुट करके साइकिल चलाने के लिए मतलब उत्साहित करेंगे, और इससे जुड़े मतलब परिवहन से जुड़े नियम कानून बताएंगे, सिखाएंगे, और ये बताएंगे कि सभी का समान अधिकार है सड़क पर चलने का। मैं चाहूँगा कि वो रायपुर में कितनी अच्छी तरह से हम उसको डेवलप कर सके वैसा मॉडल, क्योंकि उस तरह का सिनेरियो में वहाँ पे भी देखता हूँ रायपुर में कि जिस तरह वो बता रहे थे कि पान ठेले और चाय की दुकान के आसपास भी ज़्यादातर रिक्शा चालक खड़े होते हैं या वो उनका स्टैंड बन जाता है इनफॉर्मल टाइप से, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को वहाँ पे भी दिख रही है। अपने जिले में और अपने राज्य में जहाँ तक क्षमता हमारी होगी प्रयास करेंगे, और सबसे पहले हम प्रयास ये करेंगे कि जो भी हमारे सदस्य हैं या हमारे जुड़े लोग हैं वो पत्र लिखें अपने जिलाधिकारी को और वहाँ के मंत्रियों को और जनप्रतिनिधियों को, इस सड़क पर हम सभी को अधिकार मिलना चाहिए। लगातार इस तरह के ग्रुप के रूप में उभर सकते हैं जो कि परिवहन के बारे में उठ रही समस्याओं, उसको उनको उनके बनने वाली नीतियों में एक मुखर आवाज़ के रूप में उभरेंगे, जिससे जनता की समस्याओं को, परिवहन संबंधी समस्याओं को हल करने में
मदद मिलेगी। कि हम जब सुबह निकलते हैं शाम को सोचते हैं वापस घर बच के जाएंगे कि नहीं, कि अब तक सड़क में ही हमारी मौत हो जाए। तो हम यहाँ से 3 दिन का वर्कशॉप से हम एक निकाल के ये ले जाएं कि हम लोग आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो परिवहन की समस्या है, उस समस्याओं में चर्चा करें कि हम लोग को एक बहुत बड़ी नीति बनानी चाहिए। उस नीति में सिर्फ एक ही मुद्दा ना लेके सभी मुद्दाओं को हम लेके जाएं। आई थिंक हमारा जो मेन उद्देश्य ये था कि सभी लोग अपने अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई इशू बड़ा छोटा नहीं है, बस इंटरलिंकेजेस हैं, कहीं ना कहीं उसकी कड़ी है। उसमें से एक कड़ी है ट्रांसपोर्ट, और कभी कभी क्योंकि वो इतना हम लोग अब्जॉर्व हो जाते हैं अपने डेली लाइफ में कि पहला हम घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाला मुद्दा कहीं खो सा जाता है, तो उसको एक तो है कि ये मुद्दा है कि नहीं वो जानना था। कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है, और बस मैं उतना ही कहना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आई होप आपने कुछ सीखा। हमने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, जो चीज़ नहीं जानते थे वो बहुत कुछ जाना। लगता है कि इस तरह के और ज़्यादा अगर कार्यक्रम कर सकेंगे हम लोग और छोटे छोटे जगह पे, तो इसका 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक प्रेशर ग्रुप कितना होगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं जो करना चाहिए, जो अनाउंस किया जाता है पॉलिसी के इसमें, वो असल में कुछ होता नहीं है। तो वो होने के लिए प्रेशर ही एक बात है, लोगों का प्रेशर वो कितनी बढ़ेगी तो सरकार कुछ करेगी, नहीं तो वो नहीं करेगी। एक समान अधिकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।